नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपका विज्ञान का पेपर हो चुका है, विज्ञान के पेपर को देखते हुए आज से हम जो तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। अपन रिवाइज करने का तरीका जो है मैथ के अंदर वो चेंज करेंगे, यानी एक वीडियो में एक ही चैप्टर लेके आएंगे और उसमें इस तरह से क्वेश्चन लेके आएंगे जैसा आपका ब्लूप्रिंट में एग्जाम में बताए गए हैं उसी हिसाब से। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी तरीके से इनको समझिएगा। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन करते हैं तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फिर आप चैप्टर में से कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पाएंगे। यहां हम देखेंगे बिल्कुल इजी लेवल से लेके बिल्कुल हार्ड लेवल तक, जो हाई लेवल के सवाल होते हैं उसके तक, यानी आपका टारगेट जो है वो अचीव हो पाए आपने जितना सेट किया है। यानी जो बच्चे यहाँ पर सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए मैथ के अंदर डर लग रहा है, वो मैथ में आसानी से पास भी हो सकते हैं, और जिनका टारगेट हाईएस्ट टारगेट है वो भी इसको अचीव कर पाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर यानी मैथ के अंदर पहली जो प्रश्नावली है उसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण सवाल और साथ में इसका रिवीजन किस तरह से करना है। देखिएगा यहां पर मैंने आपको सवाल के पैटर्न बताए हैं, यानी एक एक दो एक सवाल को आपको एक पैटर्न के एक या दो सवाल बताए हैं, तो आप उनको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। ये नहीं इसका मतलब कि यही संख्या आप रख के जाएं। देखो वहां पर संख्या बदली जा सकती है लेकिन सवाल इसी तरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमने क्या किया है वो इंक्लूड कर लिए तरीके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की बात करें तो आपके बोर्ड के अंदर इसके अंदर जो है 4 नंबर का ये जो चैप्टर है जिसमें दो एक एक नंबर के और एक पर्सन 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो अपन उसी हिसाब से इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा रिविजन पहली एक्सरसाइज से जो है वास्तविक संख्या या रियल नंबर से। देखिएगा पहला पर्सन क्या दे रखा है, हम पर्सन की बात करें तो हमें जो दे रखा है उसको ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि अपन बहुत ही आसान से तरीके से इसको समझने वाले हैं और करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस पर्सन को। पहला पर्सन है हमारा परिमेय संख्या 129 बटे 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर इज, इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हुए बताता हूं। यहां पर जो दशमलव प्रसार है, डेसिमल नंबर, दशमलव प्रसार कह दो या डेसिमल नंबर कह दो, कैसा होगा। तो देखिएगा दो तरह का होता है यहां पर, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अशांत की बात करें तो अशांत में भी दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर हम बात करें ये टर्मिनेटिंग होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जो रिपीटिंग होता है, और ये नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग। यानी अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो किस तरह का सवाल, देखो हम दो यहां पर भाग करके देखते हैं। तो आपको अगर 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, सॉरी पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 10 को 4 से, तो 4 टू जा कितना होता है 8, यानी 4 में 2 का भाग दिया 2। यहां पर हम पॉइंट लगाते हैं तो यह आ जाएगा 0 और 5। तो जब भी अपन भाग करें, डिवाइड करें और वो पॉइंटों के बाद में भी खत्म हो जाता है तो वो हमारा होता है शांत प्रकार का। कौन सा प्रकार का, शांत प्रकार का। इसी तरह में एक और भाग करके देखें, अगर 10 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो 3 दिया होता है 9, फिर बचा 1 पॉइंट लगा देंगे तो फिर से 10 बन जाएगा 9, और ये 3 3 3 3 ऐसे आता जाएगा। तो ये ऐसा भाग जो समाप्ति नहीं हो पॉइंट के बाद में वो अशांत होता है। कौन सा होता है, अशांत। अब अशांत के अंदर है एक है आवर्ती और एक है अनावर्ती। आवर्ती का मतलब वो नंबर कितने भी डिजिट है वो बार बार रिपीट हो, जरूरी नहीं है एक ही डिजिट। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3, यानी 3 3 3 आता जाएगा। कई बार ऐसा होता है एक, जरूरी नहीं है, जैसे 1 2 3 4 7 और इसके ऊपर बार, मतलब 3 4 7 3 4 7 3 4 7 ऐसा बार बार रिपीट होता रहता है, उसको हम कहते हैं आवर्ती यानी रिपीटिंग। और जो रिपीट नहीं होता है, अलग से अलग संख्या आती जाती है, उसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग। हमारे यहाँ पर इन दो ही तरह के हैं, एक तो है शांत और दूसरा होगा अशांत। अशांत होगा वो आवर्ती का होगा। कौन सा होगा, आवर्ती, जो रिपीटिंग होगा। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है इसका। तो ये दशमलव प्रसार आपको क्या देखना है, हर के अंदर देखना है 2 और 5 की घात बन रही है क्या।
अगर आपको देखो यहां पर डिनोमिनेटर में यानी हर के अंदर सिर्फ 2 और 5 की घात अगर दिख रही है तो वो क्या होगा, वो होगा शांत प्रकृति का। कौन सा होगा, शांत प्रकृति का, यानी टर्मिनेटिंग। यहां पर देखो 2 की पावर 5 है, फिर 5 की पावर 7 और दोबारा से 5 की पावर 5 है। देखो 2 और 5 ही है हर के अंदर, घात के जिसके ऊपर घात है वो 2 और 5 है संख्या, तो ये क्या होता है, शांत। अब इसके बाद में हमारा दूसरा सवाल है 26 और 91 का HCF क्या होगा। 26 और 91 का HCF कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं। HCF ज्ञात करने का तरीका, तो हम 26 कैसे गुणनखंड करते हैं, पहले 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा 13, 13 में 13 का भाग देंगे 1। इसी तरह 91 के गुणनखंड करें, 7 का भाग देंगे 13, फिर 13 का भाग देंगे तो 1। यहां पर देखो हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 13, और 91 को क्या लिखते हैं, 7 गुणा 13। आपको HCF फाइंड करना है, क्या करना है, HCF। तो HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, कितना है 13। HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। HCF निकाला हमने, क्या निकाला है, HCF। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल 180 तथा इसका महत्तम समापवर्तक, यानी इसका दे रखा है आपको HCF, आपको दे रखा है इसका LCM ज्ञात करना है। तो यहां पर हमारे पास एक सूत्र होता है, फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। अगर ये आपने याद रख लिया तो इस पर एक सवाल आपके 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, और वो सवाल आपको इसी सूत्र से करना होगा। यहां पर क्या दे रखा है, A और B का गुणनफल, यानी पहले ही आपको नंबर का गुणनफल करके दे रखा है, मल्टीप्लाई करके दे रखा है दोनों नंबर का। देखो नंबर क्या दिया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट पहले से ही दे रखा है 180 है, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आपको दे रखा है वो है 3। तो हम क्या ज्ञात करना है हमें, LCM। तो LCM के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A इंटू B अपॉन HCF। यानी क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणा पहले से ही करके दे रखा है 180, 180 में हम क्या करेंगे 3 का भाग, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 60। ये हमारा क्या आ गया LCM। LCM कितना होगा 60। तो 60 कौन से ऑप्शन में है, ए में। 60 कौन से ऑप्शन में है, ए में। तो इस तरीके से हम कर पाएंगे। तो ये हमने 3 तरह के सवाल देखे अलग अलग एग्जाम्पल में। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, पहले आपको कोई नंबर देके और आपसे पूछे ये शांत या अशांत पूछा जा सकता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरे में आपको सवाल दो नंबर देके, दो संख्या देके आपको HCF या LCM पूछ सकता है उसका। और तीसरे तरह का सवाल इसमें बनता है, वो है आपको दो नंबर का HCF LCM दे रखा है, और उसका क्या है, सॉरी दो नंबर दे रखे हैं, उसका एक HCF दे रखा है, आपको LCM ऐसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, अगला जो हमारा पैटर्न है उसके अंदर देखिएगा, संख्या 3/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत। यहां पर हम इसके 25 के गुणनखंड करके देखो। अगर आपको मैं बता रहा हूं हर के अंदर या डिनोमिनेटर की बात करें तो यहां या तो सिर्फ 2 के रूप में घात बने, या फिर 5 के रूप में घात बने, या फिर 2 गुणा 5 के रूप में घात बने। इसके ऊपर कुछ भी घात हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी घात हो सकती है x, यहाँ पर भी कोई भी x y, यहाँ पर भी इनकी घात कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर x हो गया। यहाँ अगर 2 और 5 के रूप में ही है सिर्फ, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आ रही है, तो वो क्या होगा, शांत होगा। और 625 को हम गुणनखंड करके आप देख लो, 625 का कितना होगा, 625 को गुणनखंड करेंगे, 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 125, फिर 5 का भाग देंगे तो 25, फिर 5 का भाग देंगे तो 5, फिर 5 का भाग देंगे तो 1। तो ये 5 की घात में आ रहा है 4, तो ये 5 की घात दिख रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग यानी शांत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शांत यानी टर्मिनेटिंग। इस तरह का प्रश्न बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है, इसको एक बार हटा देना, ये अपने सेकंड एक्सरसाइज का है, ये गलती से यहाँ प्रिंट हुआ है सेकंड एक्सरसाइज के, इसको छोड़ दो एक बार। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा, 196 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल। बहुत महत्वपूर्ण है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग, अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे, उनके घातों का योग। देखो द सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196, सम ऑफ द पावर का सम करना है किसका, प्राइम फैक्टर 196 के। तो पहले हम क्या करेंगे, 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 196 के। तो देखिएगा 196 कैसे करने हैं, यहां हमने लिखा 196, 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 98, फिर 2 का भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, 49 में कितने का भाग जाएगा 7 का, कितना आ जाएगा 7, 7 में 7 का भाग दिया 1, तो ये कितना आ गया 196 को हमने क्या लिखा है, 2 की घात कितनी आ रही है 2 गुणा 7 की घात कितनी आ रही है, तो घातों का योग कितना है, पावर का सम कितना है
घातों का योग, पावर का सम कितना है 2, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी पावर कितनी हो जाएगी, सम ऑफ पावर, इसकी पावर का सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। देखिएगा यहाँ पे आपको बहुत महत्वपूर्ण सवाल दे रखा था यहाँ पे कि 196 के अभाज्य गुणनखंड करने प्राइम फैक्टर करके उनके इस पावर का सम बताना है। आंसर में आपको पावर का सम पूछा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। इसी तरह का एक संख्या है परिमेय संख्या 43/2 की पावर 2 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों के बाद समाप्त होगा, यानी दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे वो आपको बताना है। देखो क्या सवाल दे रखा है, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल डिजिट्स ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेस ऑफ द रेशनल नंबर 43/2 की पावर 2 into 5 की पावर 3 विल बी एंड, कितने पे एंड होगा, यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो हम यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ ऊपर तो हमने लिख दिया 43, यहां देखिएगा 2 की पावर कितना है 2 है, 5 की पावर कितना है 3, तो पावर बराबर करेंगे, यहाँ 2 की 5 की पावर 1 में जितनी ज्यादा पावर है दोनों में से उसके बराबर करते हैं, तो 5 की पावर 3 है, 2 की पावर भी 3 करो, तो यहाँ भी 2 की संख्या, यहाँ भी 2 की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 गुणा 2 बटे 10 की घात कितना हो जाएगा 10 की घात 3, यानी 10 की घात 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 संख्या बाद आएगा। पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी 3 संख्या, 10 की जितनी घात होगी पॉइंट के बाद उतनी ही संख्या आएगी, आपको आगे करने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहाँ पे बता सकते हो कौन सा आएगा, 10 के बाद पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं आएगी। सवाल इसको अच्छी तरह समझिएगा, ये पूछ रहा है दशमलव, इसका आप दशमलव प्रसार हल करो तो दशमलव के बाद में यानी डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आएंगे, कितने अंक आएंगे वो आपको बताना था। अगला सवाल है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, यानी एचसीएफ बराबर एलसीएम है, तो संख्याएं होनी चाहिए, क्या संख्या हो सकती है, इफ एलसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम फॉर 2 नंबर्स देन द नंबर शुड बी, तो नंबर क्या हो सकते हैं, कौन सा ऐसी कंडीशन होती है, कौन सी ऐसी कह सकते हैं केस होता है जिसके अंदर एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है कि नंबर सेम हो, दोनों नंबर बराबर हो, तो उनका एचसीएफ भी वही आएगा और एलसीएम भी वही आएगा। कोई भी अगर दो नंबर बराबर हैं, कोई भी दो नंबर एक जैसे हैं, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला सवाल बात करें, फिर से महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है इस तरह का, ये यदि a और 18 का एलसीएम 36 है, यानी एक आपको संख्या, पहली संख्या a दे रखी है और दूसरी संख्या आपको दे रखी है, फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है हमने मान लिया a और सेकंड नंबर आपको दे रखा है 18, ठीक है। इसके बाद में कहा है एचसीएफ जो है इनका, एलसीएम जो है 36 है और आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। देखो क्या सवाल में कहा हुआ है, यदि a और 18 का एलसीएम 36 है, हमने कहा पहली संख्या a दूसरी 18, इसने कहा हुआ है दो संख्या, यानी एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये, इनका एलसीएम 36 है, a और 18 का एचसीएफ 2 है, एचसीएफ कितना है 2, एचसीएफ भी आपको दे रखा है 2, a का मान आपको बताना है, इस a की जगह मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से जरा, यहां पर ध्यान से देखिएगा जरा, यहां पर आपको क्या किस तरह से करते हैं, यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास जो सूत्र है a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, हमें क्या करना है, a की मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम और b को इधर लाएंगे तो भाग में, मान रख दो एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 36 बटे दूसरी संख्या b का मान कितना है 18, 18 से ये 2 बार कटेगा, 2 को 2 से गुणा करो क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन में देख लो 4 कौन सा है डी, 4 कौन सा है डी के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और सवाल है, ये इस तरह का सवाल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, जैसा हमने विज्ञान का पेपर देखा है तो कुछ सवाल हमारे क्या है हाई लेवल के भी पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको करना है। देखो ये सवाल था द एलसीएम ऑफ a एंड 36 18 इज 36 एंड द एचसीएफ ऑफ a एंड, ये एक नंबर है यहाँ पे 18 is 2, देन द वैल्यू ऑफ विल बी, तो a की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। अगला है संख्या 441 बट्टे 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर
441 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। हम यहाँ पे जल्दबाजी में मात खा जाएंगे और क्या यहाँ पर दिक्कत कर सकता है, हमें यहाँ पर बट्टे में क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में हमें 7 की पावर 2 दिख रही है, तो हम जल्दी से जाएंगे और अशांत आवर्ती का कर देंगे। अशांत आवर्ती करना है, ध्यान रखना, कभी भी अनावर्ती तो होगा नहीं। यहाँ पर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 441 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो इसका होता है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 7। अब यहां पे क्या है, यहां पे मैं इसके गुणनखंड को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, और ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। तो ये 7 की पावर 2 इससे कट जाएगी। अब बची हुई है ना, जब भी ध्यान रखना, जब भी आपको अशांत दिखे तो एक बार दिमाग चला लेना, एक बार थोड़ा सा दिमाग चला लेना, कहीं ये संख्या जो एक्स्ट्रा आ रही है, जो हमें अशांत करवा रही है, ये कहीं ऊपर वाली संख्या से कट तो नहीं रही है, इसलिए ये दिया हुआ था। तो ऐसा कंफ्यूजन हमें करवा सकता है। अब देखो 2 की और 5 की पावर बची है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये शांत आवर्ती का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत आवर्ती का हो जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में अगर करते तो हम अशांत आवर्ती कर देते, अशांत कर देते। ये शांत का होगा, ये शांत होगा। और हमें क्या बताना था यहाँ पे, इस तरह से अगर ये 7 नहीं कटता तब तो ये अशांत होता, अशांत आवर्ती होता, लेकिन यहाँ पर 7 कट जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 441 के आप गुणनखंड करके देख लो। इसके आप गुणनखंड करोगे तो आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 49। 9 को 49 गुणा करते हैं तो 441 आता है। आप गुणनखंड करके देखिएगा, आ जाएगा। ठीक है, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं गुणनखंड करने ही है, तो गुणनखंड करने हैं तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 441 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, पीछे बता 1 और 4, 4 तीय होता है 12 और ये 7 तीय 21। फिर से हम 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 तीय 12 और 9 27। फिर 49 में 7 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, और फिर 7 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। तो ये थे इसके कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। शॉर्ट टाइप मतलब अति लघुतरात्मक में। अब इसको आपको कैसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, अति लघुतरात्मक, दोनों में से किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे हमारा जो 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है इसके अंदर, उसके बारे में। 2 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो कैसा आएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 तरह के सवाल बनते हैं हमारे। पहला है, आपको ये दे सकता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये मत कहना कि सर ये ही संख्या आएगी क्या, मैं बता देता हूं 420 और 130 संख्या ले रहे हैं, कोई भी 2 संख्या आपको दी जा सकती है। यहाँ पे सिर्फ इसके भरोसे मत रहिए कि संख्या ही यही आएगी। हाँ, हम ये एग्जाम्पल टाइप सीख रहे हैं कि इस तरह का सवाल आ जाए तो हम किस तरह से हल करेंगे। तो जल्दी से मैं बता देता हूं, पहले अपन क्या करेंगे, साइड में सवाल को पूरा हल कर देंगे और फिर यहाँ पर स्टेप लिख लेंगे। सबसे पहले दोनों में से देखनी है बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या हमारी 420 है। बड़ी संख्या कितनी है, 420। तो बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, भाग के अंदर रख लेंगे और हम भाग देंगे 100। हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को इसके अंदर रखेंगे और फिर हम भाग देंगे। तो बड़ी संख्या को हमने रख लिया और भाग दे रहे हैं 100, भाग दे रहे हैं 130 का। 130 260 3 बार जाएगा, कितना, 390। कितनी बार गया, 3 बार। 13 3 39 होता है, ये गया 0, यहां पे आ जाएगा 3। अब हम क्या करना है, फिर से आगे भाग बढ़ा देना और आगे वाली संख्या को उठा के यहाँ लाना है। पिछली बार जिसका भाग दिया था वो उठा के लाके लो। यहाँ पे हम भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना आ जाएगा, 120। कितना आ जाएगा, 120। अब 120 में यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10। अब ये शेष पल बचा है, आगे वाली संख्या वापस है। ये संख्या देखो इसके अंदर लेते जाओ। ये संख्या जो आई है उसको इसके अंदर रख रहे हैं। पहली ये संख्या आई थी, इसको यहाँ पे रखा। दूसरी ये संख्या है, इसको यहाँ पे रखेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास देखो मान कितना आ जाएगा वो देखते हैं। मान आ जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर 30 रखेंगे तो 3 बार पूरा पूरा भाग जाता है। कितनी बार, 3 बार हमारा पूरा पूरा भाग गया है। जब भी हमारा शेष पल क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम शेष पल लिख देते हैं 0 आ जाएगा,
तब हमारा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लास्ट में किसका भाग दिया था, लास्ट में हमने जिसका भाग दिया था ये हमारा HCF होगा। ये क्या होगा, HCF होगा। इसी को ही आपको क्या करना है, स्टेप्स में लिखना है, चरण में लिखना है। सवाल क्या था, 420 और 130 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां हेयर 420 है वो बड़ा है किससे, 130 से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हम लिखेंगे यहां पे स्टेप फर्स्ट, ये हमारा क्या है, हम इसके स्टेप लिख रहे हैं, ये हमारा क्या है, स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट। अब इसके बाद आते हैं चरण। अब यहां पे देखो फर्स्ट चरण को ही हम लिख रहे हैं, यहां पे मैं एकदम लिख देता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा हमने क्या किया था, 420 में हमने क्या किया था, 130 का भाग दिया, कितनी बार भाग गया, ये वाली संख्या पहले लिखनी है, भाग कितनी बार गया, 3 बार, प्लस शेषफल कितना बचा हमारा 30, शेषफल कितना बचा 30। हम आते हैं दूसरे स्टेप में, चरण सेकंड। स्टेप सेकंड में लिखना है यहां पे, यहां से शेषफल यानी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम इसको आगे वापस से लिखेंगे कि अब हम 130 में, ये फर्स्ट वाला भाग था, अब हम सेकंड वाले पर इस पे आ रहे हैं। ये हमारा पहला स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने 130 में भाग दिया किसका, 30 का, 130 में 30 का कितनी बार गया, 4 बार, और शेषफल हमारा कितना आ गया 10, शेषफल कितना आ गया 10। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसको लिखते हैं स्टेप, स्टेप हमारा थर्ड है। यहां पर भी हमारा शेषफल क्या नहीं है, यानी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या है, शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, फिर से अब की बार हम 30 के अंदर भाग दिया है, 30 के अंदर देखो 10 का भाग दिया है, 10 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, और शेषफल कितना आ गया 0। अब यहां लिखेंगे, यहां शेषफल हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो HCF जो होगा वो कितना होगा 10, क्योंकि हमारा लास्ट बार जिसमें भाग गया है वही हमारा HCF होता है। जिसमें हमारा लास्ट बार देखो इसके अंदर किसका भाग गया था, लास्ट बार हमारा 10 का भाग गया था, तो यही हमारा क्या था, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है HCF। क्या होता है, HCF। तो यूक्लिड विभाजन से आपको ऐसे ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों ही देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। आपको 2 नंबर में ये छोटा ही क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 या 3 स्टेप में आपका जो सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा आपको सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहां पर क्या कर सकता है, फिर से मैं कह रहा हूं, संख्या चेंज कर सकता है। आपको क्या है, तरीका समझना है। अगर आपने इस तरीके से किया तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। ये आप तरीका साइड में लिख लीजिएगा, आप भले फिर कॉपी में साइड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप रफ में लिख के स्टेप लिख दीजिएगा, तब भी आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा एक और सवाल है इसी का, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q पूर्णांक है, सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज एनी इंटीजर। आपको इस सवाल को देखो कैसे करना है, इस सवाल को देखो कैसे करना है। सबसे पहले लिखा है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ये है, लेट अस एज्यूम एनी इंटीजर पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, हमने क्या किया है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिया है, कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, हमने पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिया है एक, जिसको हमने ए माना है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे, यहां b इक्वल टू कितना है, q के साथ कितना आ रहा है 6, तो हम b इक्वल टू 6 लिख देंगे। तो शेषफल क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, अगर किसी संख्या में 6 का भाग दे तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ सकता है। तो संख्याएं क्या हो जाएगी, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे,
ए बराबर हो सकता है 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। ये हमारी टोटल संख्याएं हो सकती हैं अगर हम किसी भी संख्या में क्या दें, 6 का भाग दें। देखो जिसका हम भाग देते हैं संख्या, उससे एक संख्या छोटी तक रिमाइंडर आ सकता है। जैसे हम किसी संख्या में 10 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 9 बच सकता है। अगर शेषफल 10 बचेगा तो एक बार और भाग चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये स्टेप को देखो, ये सवाल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहां पर हम सिंपल से तरीके से लिखेंगे। लेकिन यहां वेयर आप लिख सकते हो बट वेयर 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम संख्या है। क्योंकि ये क्या है, आर क्या है, इवन नंबर। यहां पर क्या लिखेंगे, इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर्स हैं, क्योंकि ये क्या है, 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। आप चाहे तो इसके आगे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। किससे, 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो लिखेंगे शेष संख्याएं, तो शेष संख्याएं। देखो कभी भी हम गिनती लिखते हैं, लगातार कोई भी नंबर लिख रहे हैं, देखो हम यहां पर एक सीरियल से नंबर लिख रहे हैं, कोई भी संख्या लिखे, जैसे मानो आपने लिखा 70, 71, 72, 73, 74, तो एक संख्या प्लस यानी क्या होती है, सम संख्या, इवन ओड इवन नंबर, और बाकी जिसके अंदर बीच में जो आती है वो अपने आप क्या हो जाती है, वो विषम संख्या होती है, ओड नंबर होती है। तो यहां पर लिखेंगे शेष संख्या है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम संख्याएं हैं। विषम धनात्मक पूर्णांक या संख्याएं हैं। Where remaining numbers are 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are odd integer। R क्या है, R पॉजिटिव ओड इंटीजर नंबर, पॉजिटिव ओड इंटीजर नंबर होंगे ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को भी 2 नंबर में ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से देखो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। हमें एक इंटीजर हमने a मान लिया और b का मान देखो 6 के साथ 2 संख्या रही हो, b का मान लिया। b अगर 6 से भाग दे तो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ सकता है। अब हमने क्या किया, 6q के साथ हमारी जो संख्या है वो क्या है, 6q बनेगी, और 6q के साथ आप रिमाइंडर जोड़ते जाओ, संख्या बन जाएगी 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पर हमारे पास जो संख्या a0, 2 और 4 जो आ रही है वो हमारी सम संख्या होती है, क्योंकि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जब किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, सम संख्या से गुणा करके और सम संख्या ही जोड़ते हैं, तो वो सम संख्या ही रहती है। किसी भी संख्या को, चाहे वो सम हो या विषम हो, अगर उसको सम संख्या से आपने गुणा कर दिया, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया किसी इवन नंबर को, और फिर बाद में उसको इवन नंबर ही ऐड कर दिया, तो वो नंबर इवन ही रहेगा। तो हमने यहां कह दिया ये सम है, तो बाकी बची हुई क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। बाकी बची हुई क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट तरह का सवाल देखते हैं। 7, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। तो आपको यही सवाल पूछा जाएगा 2 नंबर में। आपको 2 या 3 संख्या दी होगी, उसके अंदर आपसे पूछेगा क्या। अब देखो ये पीछे वाला जो सवाल है एग्जाम में आएगा तो सेम इसी टाइप का आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। ये आपको सवाल पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें इस सवाल में संख्याएं चेंज कर सकता है। यहाँ पे 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम, तो हम जल्दी से इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इस तरीके से जो हल करते हैं ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। 3 का भाग देंगे, 3 का भाग दिया, कितना आ गया, 1 आ गया हमारे पास। इसी तरह हम 72 को हल करते हैं, 72 को, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 36, 2 का भाग देंगे 18, 2 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3 और 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह हम 120 के अभाज्य गुणनखंड करें, ये अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 2 का भाग देंगे 60, 2 का भाग देंगे 30,
2 का भाग देंगे 15, 3 का भाग देंगे 5 और 5 का भाग देंगे तो 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका निकाल लेते हैं, इन तीनों से इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। मैं एक बार यहां पर संख्या लिख देता हूं वापस। 6 को हमने लिखा है 2 गुणा 3। ठीक है, 72 को हमने लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 120 को हमने लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब आपको निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ कौन सा होता है, जो संख्या हमारी कॉमन आ रही है वही हम एचसीएफ लेते हैं। देखो 1 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो हम एक तो लिख दिया हमने 2। ठीक है, दूसरा देखो इसके अंदर 3 आ रहा है एक। ठीक है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो यहां पर भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, तीनों में आ रहा है 3। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, यही हमारा एचसीएफ। जो कॉमन आ रहा है ना उसको एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखना है हमें, एक ही बार लिखना है। इस 2 को एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है 2 को 3 बार, एक ही बार लिखना है। इस 3 को भी सब में आ रहा है तो 3 को भी लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6। एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 6। इसका एलसीएम आप चाहे इस तरीके से भी निकाल सकते हो, नहीं तो हमारा एलसीएम का सबसे सिंपल तरीका है, जो गलत होने का चांस नहीं है। यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ पर 72 लिख दिया और यहाँ पर 120। इसको गुणनखंड करते जाओ। सबसे पहले किसी में भी 2 का भागीदार है, 2 का दिया, ये 3 36, ये आ गया 60। फिर से हमने 2 का भाग दिया, ये 3 में नहीं जाएगा, जो नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे रख दो, 18, ये 30। फिर से भाग दिया, इसमें नहीं जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 15। अब हम 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा, अब 3 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। अब हम 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1, यहां बचेगा 5, और हम यहां पर 5 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहां पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 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 3 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 बार 3 है, यहां पर ध्यान रखना। इनकी सबकी आपस में गुणा कर लो। एचसीएफ तो सीधा साथ में जितनी भी संख्या उसको साथ में हल करो। ये जो इसके गुणनखंड आएंगे, अभाज्य गुणनखंड, उनकी गुणा कर दो, आपका एचसीएफ आ जाएगा। चलो हम इसकी गुणा करके देख लेते हैं सबकी क्या आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, 24 को 3 से किया 72, 72 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 को 5 से करेंगे तो 360। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में काफी चांसेस है पूछा जाएगा, और मेरे हिसाब से तो आपको इसी तरह का पूछा जाने वाला सवाल है। या तो आपसे पूछेगा 2 या 3 संख्या देके उनका एचसीएफ पूछ लेगा, या सिर्फ एलसीएम पूछ लेगा, या फिर दोनों ही पूछ लेगा, या फिर दोनों ही पूछ लेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है 2 नंबर के हिसाब से। अब आपकी इनकी अलग अलग संख्या लेकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग संख्या लेकर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह से ये जो संख्याओं के हमने निकाले, प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड। आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है 120 के अभाज्य गुणनखंड, तो हम 120 को ऐसे लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख देंगे। सिर्फ एक ही संख्या का अभाज्य गुणनखंड पूछे 1 नंबर में, तो हम इस तरह से निकाल देंगे। अब हमारे आते हैं 2 तरह के सवाल हैं जो मैंने आपको बता रखा है। आपको जैसे संख्या आती है हमारे √2, √3, √5, √7, इस तरह के सवाल है, एक ही तरह के सवाल हैं। इनको हमें कैसे हल करना है वो हम देखते हैं। तो ये बहुत दिक्कत कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें कुछ आपको लैंग्वेज है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं तो आप ध्यान से देखते रहिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहिएगा, और उसी तरह में एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे हम, जब भी आपको दिया सिद्ध कीजिए कि √5 एक है परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, हमने ये मान लिया परिमेय संख्या है। एक बार हमने ये मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। और जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, हमने a और b ऐसी संख्या ली है जिससे कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें a और b आपस में कट हो जाए, यानी ऐसा कोई पारा नहीं है जो a से भी उसमें भाग चला जाए, b से भी इसमें भाग चला जाए। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें तो हमने ये लिया है a/b बराबर √5। ये तो क्या है, इसको a/b के रूप में हमने लिख दिया।
मैं b को इधर भेज देता हूं तो a बराबर हो जाएगा √5 और b। अब मैंने दोनों तरफ कर दिया वर्ग, दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर और इधर हो जाएगा √5 और b का स्क्वायर। यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट यहां से बातें चालू होती है। अब इधर 5 का √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। यहां पे 5 इधर लाएंगे तो इसके भाग में आएगा, इसका मतलब ये 5 आया कहां से, क्या 5 a में भाग जाता है। तो हम यहां कहते हैं यदि a स्क्वायर 5 से भाज्य है तो a भी नहीं लिखना है, a भी 5 से भाज्य होगा। अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी जरूर जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 625, एक संख्या ली हमने 625। अब देखो 625 की बात करें तो 625 में 5 का भाग जाता है, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 625 का 25, तो देखो 25 में भी 5 का भाग जाएगा। तो हमने यही बात यहां पर लिखी है, यही बात लिखी है कि अगर a स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो a में भी क्या जाएगा 5 का भाग जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा सवाल को और समझते हैं। अब दोबारा से लेते हैं, पुनः हमने एक दूसरी संख्या मान ली, क्या मान ली, a बराबर 5c मान लिया। a बराबर हमने क्या मान लिया, दोबारा से यहाँ पे इस पिक्चर का क्लाइमैक्स चेंज करते हैं, मतलब सवाल को इस तरह से सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं। a बराबर हम 5c, इसी यहां पर भी क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5c स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और c स्क्वायर का c स्क्वायर। यहां से हम क्या करते हैं, ये हमारी समीकरण 1 है। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण a स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5 को इधर ले गया तो क्या हो जाएगा 25/5 c स्क्वायर, 5 इससे कट जाएगा तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5c स्क्वायर। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। यहां पर भी देखो 5 को इधर लाएंगे भाग में आएगा, इसका मतलब b स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा, तो लिखेंगे यहां b स्क्वायर 5 से भाज्य है तो b भी 5 से भाज्य होगा, b भी क्या होगा 5 से भाज्य होगा। तो यहां पर देखो ये जो हमने बात की है, यहां हम कह रहे हैं कि a भी 5 से भाज्य है और यहां भी कह रहे हैं b c भी 5 से भाज्य है, लेकिन हमने शुरू में कहा था ये सहभाज्य संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें उसका a में भी भाग चला जाए पूरा भी, लेकिन यहां तो जा रहा है a में 5 का भी भाग जा रहा है, b में भी 5 का भाग, एक जैसी संख्या का भाग जा रहा है। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि जो हमने शुरू में माना था वो हमारी क्या है, बात सही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः तो a तथा b का एक सार्वय गुणनखंड पांच है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। यानी जैसे हमने की थी कल्पना उसका क्या है, विरोधाभास है वो बात, यानी हमने ये कहा था सहभाज्य संख्या, लेकिन ये है तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको करना है। अब यहां पर आपको कोई भी इनमें से सवाल पूछ ले, संख्या चेंज करेगा तो तरीका यही लगाना है, पूरा का पूरा आपको वही लिखना है। यहां पर सिर्फ संख्या यहां पर 2 आ जाएगी तो हम 5 √5 की जगह 2 कर देंगे, और यहां पर हम कौन सा ले लेंगे, 2 ले लेंगे संख्या, जो √ के अंदर लेंगे वो यहां पर हम दोबारा से सवाल को जब चेंज करते हैं तो वहां पर उसका दूसरा रूप लेना है।
चलिए हम इसके एक और इस तरह के सवाल की बात करते हैं। कुछ भी अंडर की संख्या में प्लस माइनस गुणा भाग में आ जाए तो कैसे करना है। तब भी हमें ये लिखना है, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। देखो आपको क्या कहना है, लेट अस एज्यूम द 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। हमें क्या मानना है यहाँ पे? रेशनल नंबर मानना है इसको। 5 माइनस √3 को क्या मानना है? रेशनल नंबर। क्या मानना है हमें? रेशनल नंबर मानना है। अब हम क्या कहेंगे, तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b के रूप में लिख सकते हैं। चलो हम लिख देते हैं। यहां पर हमने लिख दिया a/b बराबर 5 माइनस √3। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पक्षांतरण करके एक तरफ अंडर वाली संख्या रखनी है, वो भी प्लस में। तो चलिए मैं पहले 5 को इधर लाता हूं, पक्षांतरण करना है अच्छे से। 5 इधर लाएंगे तो माइनस में, बराबर क्या बचा? माइनस का √3। लेकिन मैंने कहा अंडर प्लस में रहना चाहिए, तो माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस की गुणा हो जाएगी पूरे के साथ। माइनस सिर्फ चिन्ह को इधर लाते तो संख्या लाते तो प्लस में हो जाती। ये तो हो जाएगा माइनस का, और इसको माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का। दिखने में थोड़ा सही लगे तो हम 5 को पहले लिख लेते हैं, माइनस a/b को बाद में लिखते हैं। कुछ भी नहीं किया हमने यहां पर, चाहे आप ऐसा रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे, यदि 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, क्या लिखना है? लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको लाइन देखो, इसमें थोड़ी क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है। यहां पर आपको किसी भी तरह का सवाल आ जाए, आपको सिर्फ पक्षांतरण अलग अलग तरीके से करना है। सवाल अलग होगा तो पक्षांतरण थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सवाल का तरीका यही है, स्टार्टिंग में यही लाइन लिखेंगे, लास्ट में भी यही लाइन लिखेंगे, बस संख्या के हिसाब से यहां पर वो संख्या आ जाएगी और लास्ट में भी हम वहां पर वो संख्या लिख देंगे, और पक्षांतरण करने पर जो आएगा वो यहां पर हम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको सवाल दो तरीके से यहां पर ये अपरिमेय संख्याओं के बारे में पूछा जा सकता है। दोनों ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर सिर्फ आपकी संख्या चेंज हो सकती है, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। यहां पर लिखेंगे इफ 5 माइनस a/√3 is a rational number, then √3 is a also rational number. But we know √3 is a irrational number. Then the 5 minus √3 is also a rational number. ये लाइन आपको वहां पर लिखनी है लास्ट के अंदर। क्या हमने ये कहा है, यदि 5 माइनस a/√3 एक रेशनल नंबर है तो √3 भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √3 हमने पहले ही पढ़ा है, इससे पहले कि √3 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। पहले वाली थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने ये सिद्ध किया था कि √2, 3, 5, 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसी का हम यूज कर रहे हैं, तो इसी का यूज करके हमने वापस से लिख दिया। तो हमारे क्या है, 5 माइनस √3 भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। चलिए हम इसके अंतिम तरह का सवाल देख लेते हैं, जो आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है। आपको कहा हुआ है 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, पहले तो ये बताना है। इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो हमने लिखा है 7/80, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 80 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। किसके? 80 के। आप इसको करके देख लीजिए, यहाँ पर साइड में एक बार मैं यहाँ पर करके बता देता हूं। 2 आ जाएगा 40, 2 का भाग देंगे कितना जाएगा? 20, 2 का भाग देंगे कितना जाएगा? 10, 2 का भाग देंगे कितना जाएगा? 5, 5 में 5 का ही जाएगा 1, यानी 2 की पावर कितना आ रहा है? 2 की पावर आ रहा है 4 और गुना 5 की पावर 1। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये करना है कि यहां पर इनकी पावर बराबर करनी है। तो हम क्या करते हैं, अंश और हर में
कितने की? 5 की पावर 3 की गुणा करते हैं। गुणा करने यहां देखो 2 की पावर 4 है, या 5 की पावर 1 है, कितनी कम रह रही है? 5 की पावर 3 कम रह रही है, तो ऊपर और नीचे दोनों गुणा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे, 7/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 3 बट्टे 5 की पावर 3। अंश और हर दोनों में हमने गुणा कर दी, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125, बट्टे कितना हो गया? ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा? 4। 3 ये थी, 5 की पावर 1 ये थी, 3 ये थी, मिलके कितना हो गया? ये। तो आगे हम इसको हल करें तो यहां पर हमारा क्या है, 7 को 125 से गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 3 7 और 3 10, शायद मेरे हिसाब से ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 की पावर 4। ये कितना आ गया? 10 की पावर 4। ठीक है, तो अब देखो यहां क्या है, यहां हर 2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप में है, तो इसका प्रसार शांत होगा। सबसे पहले तो इसका प्रसार क्या होगा, क्योंकि देखो 2 की पावर और 5 की पावर बन रहा है, तो प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। यहां पर आप गुणा अच्छे से करिएगा, 125 को हमने 7 से गुणा किया, तो 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, हाथ से लगी 1, 7 एकम 7 और 1 8, कितना आएगा? 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8। यहाँ पे गुणा सही कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा आपको मिस प्रिंट यहां पर लग सकता है, देखिएगा हमने 125 को 7 से गुणा किया है, गलत नहीं हो, यहां पर 7 पंजे 35 होता है 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 875, ठीक है, बिल्कुल गुणा क्या है, अब ठीक है। अब आपको क्या कहा है, इसका दशमलव प्रसार, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, थोड़ा सा और मैं हल करता हूं। जैसे हमने कहा था ना पॉइंट के बाद, तो मैंने क्या कर लिए, 4 जीरो लगा दिए। कितने जीरो? 4 पॉइंट था, 4 जीरो। तो पीछे से गिनते हुए 4 संख्या बाद पॉइंट लगाओ, लेकिन हमारे पास तो संख्या ही 3 है, कोई दिक्कत नहीं, आप जीरो लगा लो, 1 2 जीरो लगा लो। अब यहां से आप पीछे से 4 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, तो 4 संख्या पॉइंट के बाद 4 संख्या रहनी, 1 2 3 4, तो 0.875, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार भी निकाल सकते हैं। अगर आप पहली प्रश्नावली में इतने सवाल कर लेते हो, तो मेरे को नहीं लगता आपका 4 नंबर किधर भी जाने वाला है, आप उसको अच्छे से अचीव कर पाओगे। बस मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इस तरह के सवाल और हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग संख्या लेके आप खुद हल कर लीजिएगा, ताकि आप इन प्रश्नावली में आने वाले प्रत्येक सवाल को, एग्जाम में आने वाले प्रत्येक सवाल को आप हल कर पाए और आपका जो टारगेट है वो अचीव कर पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।